अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, ट्रूथ हिस्ट्री चैनल की वीडियो में एक बार फिर से खुश आमदीद। सबसे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें। नाजरीन, 28 जून 1914 एक 19 साल स्कूल में पढ़ने वाला एक स्टूडेंट ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बादशाह को गोली मारकर कत्ल कर देता है और इस एक कत्ल की वजह से जंग छिड़ जाती है। एक ऐसी जंग जो 4 साल तक चलती है और 2 करोड़ से ज़ायद लोगों की जाने जाती हैं। एक ऐसी जंग जिसमें कई एम्पायर ख़त्म हो जाते हैं। एक ऐसी जंग जो बहुत सारे मुल्कों पर लड़ी जाती है। आज के दिन हम इसको वर्ल्ड वार 1 के नाम से जानते हैं। सुनने में ये बड़ा अजीब लगता है ना कि एक कत्ल की वजह से इतनी बड़ी आलमी जंग हो गई। हकीकत इतनी सिंपल नहीं है नाजरीन। कोई भी इतनी बड़ी जंग और लंबी जंग किसी रीज़न की वजह से होती है। मिसाल के तौर पर आप देखें कि एक बड़ा बारूद का पहाड़ है और आप छोटी सी माचिस की तीली फेंकें तो एक बहुत बड़ा धमाका होगा। तो क्या ये बड़ा धमाका माचिस की छोटी सी तीली की वजह से हुआ? नहीं, आप गलत हैं। ये धमाका आपने माचिस की तीली को बारूद के पहाड़ पर फेंका, इस वजह से हुआ। तो आइए नाजरीन, आज की वीडियो में वर्ल्ड वार 1 को समझते हैं। साल 1914 में यूरोप का नक्शा कुछ इस तरह दिखता था। बीच में एक बड़ा सा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था। दूसरी जानिब जर्मनी का जो एम्पायर था वो भी आज के दिन के जर्मनी से बहुत बड़ा है। पोलैंड का कोई मुल्क नहीं होता था। रशिया में रशियन एम्पायर था और आज के दिन के तुर्की में, आज के दौर के अंदर जो तुर्की है इसमें ओटमन एम्पायर था। इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस थे। अब दिलचस्प बात यह है कि ज़्यादातर यूरोपीय ममालिक में राजा महाराजा का राज चलता था। पूरे यूरोप में सिर्फ 3 मुल्क थे जो डेमोक्रेटिक थे, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और सान मरीनो। अब ईस्टर्न यूरोप में कुछ मुल्क हैं जैसा कि सर्बिया, बोस्निया, रोमानिया, बल्गेरिया, इन्हें बाल्कन कंट्रीज़ कहते हैं। याद रखना कि ये बाल्कन कंट्रीज़ हमारी कहानी में काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। इस कहानी की हम शुरुआत करते हैं 1878 से। रशियन एम्पायर और ओटमन एम्पायर में जंग छिड़ गई। ओटमन एम्पायर एक तरफ था, रशियन एम्पायर दूसरी तरफ था जो बाल्कन कंट्रीज़ की मदद कर रहा था ओटमन एम्पायर से अलग होने में। चूँकि बोस्निया, बल्गेरिया, रोमानिया, ये तमाम मुल्क जो हैं वो ओटमन एम्पायर के अंडर थे और रशिया इनकी मदद कर रहा था ओटमन एम्पायर से आज़ादी दिलाने में। 1878 में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर को हक दिया गया था कि बोस्निया, जो कि बाल्कन कंट्रीज़ में आता है, इसको आर्जी तौर पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चला सकता है, लेकिन हकीकत में ये ओटमन एम्पायर का पार्ट रहेगा। लेकिन अक्टूबर 1908 में ऑस्ट्रो हंगेरियन ने बोस्निया पर कब्जा जमा लिया। उस वक़्त का ये एक पॉलिटिकल कार्टून है जिसमें ओटमन एम्पायर के सुल्तान हाथ बांधे खड़े हैं। उस वक़्त बल्गेरिया भी आज़ाद हो गया ओटमन एम्पायर से और बाईं तरफ आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रियन राजा भी बोस्निया को अपने कब्ज़े में कर रहे हैं। अब ऑस्ट्रियन एम्पायर ने जब बोस्निया पर कब्ज़ा कर लिया तो बोस्निया का जो साथी मुल्क है सर्बिया, जो कि रशिया का पार्ट था, उसने बोस्निया के हक़ में आवाज़ लगाना शुरू कर दी। तो अब रशियन एम्पायर से पहले ही ऑस्ट्रियन एम्पायर ने बात कर ली कि हम बोस्निया पर कब्ज़ा करने वाले हैं, आप कोई दखल अंदाजी नहीं करेंगे। मैं आपको एक नक्शा दिखाता हूँ, आप इस नक्शे को देखें। ये ब्लैक सी है और इसके नीचे सी ऑफ मारामर, बीच में ये स्ट्रीट ऑफ बोस्फोरस गुजरता है इस्तांबुल को तकसीम करते हुए। ये जगह ओटमन एम्पायर के पास थी और रशिया इसे छीनना चाहता था। रशिया ने कहा कि हम यहाँ पर कब्ज़ा जमा लेंगे, तुम हमें कुछ मत कहना और तुम वहाँ बोस्निया पर कब्ज़ा जमा लो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। बोस्निया के जिन लोगों पर कब्ज़ा किया गया था वो लोग चुप तो नहीं बैठेंगे। फिर शुरुआत हुई यंग बोस्निया इनकलाबी मूवमेंट की, जिसमें सर्बिया इनकी मदद कर रहा है और ये दोनों मुल्क मिलकर बनाना चाहते हैं यूगोस्लाविया, एक बड़ा एम्पायर जो बाद में एक बड़ा एम्पायर बनकर टूट भी चुका है। खैर, 28 जून 1914 को ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस फर्डिनेंड अपनी बीवी सोफ़ी के साथ बोस्निया में सफ़र कर रहे होते हैं। वो बोस्निया का दौरा कर रहे होते हैं किसी मीटिंग के लिए। 6 बोस्निया बाशिंदों ने यह तय किया कि वो फर्डिनेंड को मारेंगे। सुबह 10 बजे
उन 6 में से एक बम फेंकता है और फर्डिनेंड बच जाता है और बम से काफ़ी और लोग ज़ख्मी हो जाते हैं। फर्डिनेंड बोस्निया के वज़ीर से कहते हैं, हम आपका शहर घूमने आए और आपने हमें एक बम से खुशामदीद कहा, ये तो गलत है। सारे प्रोग्राम कैंसिल करने के बाद जो लोग इस बम में ज़ख्मी हुए हैं उनके पास जा रहे हैं। 19 साल का स्टूडेंट गुरिलो प्रिंसिप, जिसकी वीडियो की शुरू में बात की थी, ये गुरिलो प्रिंसिप ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के बादशाह फर्डिनेंड और उनकी वाइफ सोफी को कत्ल कर देता है। ऑस्ट्रियन एम्पायर सर्बिया के खिलाफ जंग छेड़ देता है। रशिया जब देखता है कि सर्बिया पर कब्जा किया जा रहा है तो रशिया पहुंचता है सर्बिया को बचाने। अब जर्मनी पहुंचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन को बचाने और फ्रांस भी पीछे नहीं रहता, वो पहुंचता है सर्बिया और रशिया को बचाने। अब यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग चैन बन गई है जिसे चैन ऑफ फ्रेंडशिप कहा जाता है। बड़ा ही मज़ेदार ये कार्टून इस फ्रेंडशिप चैन को कैप्चर करते हुए बनाया गया है, आप देख सकते हैं। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ओटमन एम्पायर पहुँचता है ऑस्ट्रो हंगेरियन की मदद करने के लिए क्योंकि रशिया से इनकी दुश्मनी थी। अब इस तरीके से होती है एक ग्रेट वॉर, बहुत बड़ी जंग। इसमें इतने ज़्यादा मुल्क कूद पड़ते हैं और जितने ममालिक जिनमें ब्रिटिश राज था जैसा कि हिंदुस्तान, ये मुल्क भी इन्वॉल्व हो जाते हैं जंग में क्योंकि ब्रिटिश को सिपाहियों की ज़रूरत थी। अब सवाल ये उठता है नाजरीन कि आज के दौर में दो मुल्कों की लड़ाई में तीसरा मुल्क नहीं कूदता, तो ऑस्ट्रिया और सर्बिया की जंग में इतने ममालिक कैसे कूद पड़े? इस वक्त आज के दौर से क्या मुख्तलिफ था जो आज के दौर में नहीं? नाजरीन, इसकी दो बड़ी वजूहात हैं। नंबर 1 है नेशनलिज्म, दूसरे मुल्कों को दिखाना कि हमारा मुल्क बेस्ट मुल्क है, दूसरों को नीचा दिखाना, अपना एटीट्यूड पेश करना। बादशाहों ने नेशनलिज्म का फ़ायदा उठाकर लोगों को उभारा कि जंग पे जाओ अपने मुल्क के लिए, तो उनकी आवाम इस जंग में कूद पड़ी। दूसरी चीज़ इंपीरियलिज्म, इतने मुल्क इस जंग में कूद पड़े दूसरे मुल्कों पर कब्जा करने के लिए, दूसरे मुल्कों पर पावर पाने के लिए, अपनी सल्तनत को बढ़ाने के लिए। पहली बात, उनकी सल्तनत फैल जाएगी, उनका राज बड़ा हो जाएगा, उनकी बादशाहत फैल जाएगी। दूसरी वजह कि वहाँ पर जो सोना चांदी के ख़जाने हैं, वहाँ पर जो ज़खायर हैं, वो उनके कब्ज़े के अंदर आ जाएंगे और उनकी तिजोरियाँ भर जाएंगी। नाज़रीन, इस वीडियो के पार्ट 2 में बात करेंगे इस जंग में किसकी जीत हुई। उम्मीद है आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।